हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ्स वास्तविक संख्या के VBI 2 अंकों के प्रश्न को। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे क्लास 10th के। ठीक है, वास्तविक संख्या के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 135 और 225 का मौसा ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं। देखिए, दो संख्या 135 और 225 लिखेंगे। माना ए बराबर, ए बड़ी संख्या को मानेंगे क्या है 225, तो ए बराबर लिखेंगे 225। अब बी छोटी संख्या को लिखेंगे क्या है 135। अब देखिए ध्यान से, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान से देखिए, ए कितना है, ए है 225, तो ए की जगह लिखेंगे 225 बराबर बी है, बी की जगह लिखेंगे 135। अब बीच में कुछ नहीं होता था, गुना का चिन्ह होता है। अब क्यू और आर बच रहा है, तो देखिए क्यू आर कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग जो मौसा निकालते होंगे तो मौसा भाग विधि से कैसे निकालते हैं। जैसे बड़ी संख्या है 225, तो 225 को बीच में रखते होंगे ऐसे। अब किससे भाग देना है 135 से। ध्यान से देखते रहिए, ए बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को हम लोग बीच में रखते हैं और छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 135 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 270, तो 270 से ज़्यादा हो जाएगा तो 135 से काम 135 लिखते होंगे। फिर घटाते होंगे तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। देखिए ध्यान से, तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं ए, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं बी। यहाँ जो आता है वो आता है क्यू, यहाँ पर जो आता है वो आता है आर, मतलब शेषफल। जिस संख्या में भाग देते हैं उसको बोलते हैं ए, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं बी। यहाँ पर जो आता है भागफल उसको बोलते हैं क्यू और शेषफल को आर बोला जाता है। ध्यान से देखिए, तो क्यू कितना है मेरा 1, तो 1 लिख दिए प्लस आर, आर कितना है 90, तो लिख दिए 90। ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए, ये यूक्लिड विभाजन जो है जिसके द्वारा हम लोग मौसा निकालेंगे, ये तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। जैसे यहाँ पर शेषफल क्या है 90 आया ना, तो जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग इसको करते रहेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करते होंगे आप, जो मौसा निकालते होंगे भाग विधि से, तो क्या करते होंगे शेष जो आ जाता है इसको इससे करते होंगे। और जो बी था ये 135 यहाँ पर यहाँ पर लिख देते होंगे 135। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मतलब जो आपका बी था वो ए बन जाता है, ए बन जाता है। तो यहाँ देखिए 135 जो बी के जगह 135 है वो ए की जगह आ जाएगा, मतलब बराबर किस तरफ आ जाएगा 135 बराबर आर जो होता है आर। देखिए ये जो आर था शेषफल 90, वो बी बन गया। 90 से भाग देंगे तो जिससे भाग दे उसको बी बुला जाता है, तो 90 आ जाएगा बी के जगह पे, मतलब 90 आ जाएगा 135 के जगह पे। ध्यान से देखिए 90 आ जाएगा यहाँ। अब फिर से गुने क्यू निकालने के लिए क्या होता है, 135 में भाग देंगे 90 से, तो 135 में 90 से भाग दीजिएगा तो 90 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 कम 90। देखते रहिए, फिर घटाते हैं कितना हो जाएगा 45। तो क्यू कितना आ गया 1 प्लस आर कितना आ गया 45, शेषफल 45। अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। ध्यान से देखिए, अब बी बन जाता है ए, आपको पता ही होगा ए की जगह आ जाएगा बी, 90 आ जाएगा इस तरफ और 90 की जगह आ जाएगा 45, मतलब बी बन जाएगा शेषफल आर। तो आर जो है 45 वो बी की जगह पर आ जाएगा। फिर से क्यू निकालने के लिए और आर निकालने के लिए ए में भाग देना पड़ता है बी में, मतलब 90 में भाग देंगे 45 से, तो 45 को ऐसे कर देंगे, 90 को ऐसे लिख लेंगे। ध्यान से देखते रहिए।
अब क्या होता है 45 दूनी 90, घटाएंगे 0 हो गया। तो क्यू कितना आ गया यहाँ 2, प्लस आर कितना आ गया 0। तो ये आपका सवाल बन गया है। ध्यान से देखिए, लिखेंगे इसलिए मौसा बराबर, मौसा की जगह आप HCF भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं मौसा बराबर अच्छा, मौसा कौन होता है, ध्यान से देखिए, जिस चरण में 0 आ जाता है उसका बी हो जाता है मौसा। तो ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है क्यू, ये होता है आर। तो बी क्या है 45। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं 0 आ जाता है शेषफल, वो होता है मौसा। तो क्या होता है, जिस चरण में 0 आ जाता है उस चरण का बी हो जाता है मौसा, मतलब 45 हो जाएगा मौसा। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपका बन गया है, ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके सामने में दूसरा प्रश्न है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 और 36 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 से देंगे 12 बार में, 2 से देंगे 6 बार में, 2 से देंगे 3 बार में। तो ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 है 3 बार, तो लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने 3। अब क्या है 36, तो 36 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा 36 का, ध्यान से देखिए, 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 3 3 9। तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। फिर से इसको लिख सकते, 2 है 2 ठो, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। ध्यान से देखिए, और अब निकालते हैं मौसा। लिखेंगे इसलिए मौसा बराबर, ध्यान से देखिए मौसा क्या होता है, जो आपको दोनों में दिखाई दे, 24 के अभाज्य गुणनखंड में भी हो और 36 के अभाज्य गुणनखंड में भी हो। तो देखिए 24 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 के पावर 3 गुने 3, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है। तो ध्यान से देखिए, 2 जो दोनों में है, तब पावर कम किसका है, यहाँ है 2 के पावर 3, यहाँ है 2 के पावर 2। तो मौसा निकालने के लिए जो दोनों में हो, इस कम पावर वाले लिया जाता है। ठीक है, जिसका कम पावर हो। तो यहाँ 2 के पावर 3, यहाँ है 2 के पावर 2, तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 3 भी दोनों में, तो 3 का पावर कम वाला कौन है, ये 3 का पावर 1 है, ये है 3 का पावर 2, तो लिखेंगे 3 के पावर 1 वाला। कुछ नहीं पावर होता है तो 1 होता है, तो 3 की पावर 1 मतलब 3। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12। तो मौसा हो गया आपका 12। अब लिखते हैं लौसा बराबर, लौसा भी निकालना है ना, मौसा और लौसा दोनों निकालना है। अब ध्यान से देखिए लौसा क्या होता है, जो आपको दोनों में हो। ठीक है, तो दोनों में क्या है, 2 भी है और 3 भी है। ध्यान से देखते रहिए। तो इसमें क्या होता है ना, ज़्यादा पावर को लिया जाता है। ठीक है, जैसे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 3 लेंगे। ठीक है, लौसा में जो दोनों में हो उसका ज़्यादा पावर लिया जाता है, तो 2 के पावर 3 लेंगे गुने 3 भी दोनों में, तो 3 का ज़्यादा पावर लेंगे लौसा में, तो 3 का होता है 3 के पावर 2। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 गुने 3 का स्क्वायर 9, तो 9 हो जाएगा 72। ठीक है, तो मौसा हो गया आपका 12 और लौसा हो गया 72। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 2 बन गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। देखिए ये आपके सामने तीसरा प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। दो संख्याओं का मौसा 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो लौसा ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, लौसा गुने मौसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल है, उसको हम लिख सकते हैं ए गुने बी,
मतलब ए होगा पहली संख्या गुने बी दूसरी संख्या, तो इसको हम बोल सकते हैं दो संख्या का गुणनफल ए गुने बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको लौसा निकालना है तो लौसा की जगह आप लौसा ही लिखिए, लौसा गुने मौसा कितना है, मौसा 18, तो लिखेंगे मौसा की जगह 18 बराबर दो संख्या का गुणनफल कितना है 12,960, तो ए गुने बी के जगह हम लिखेंगे 12,960। ध्यान से देखिए, अब आपको लौसा निकालना है तो लौसों को अकेला कर दीजिए, 18 कहाँ जाएगा, नहीं 18 गुना में इधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा, तो 12,960 के बट्टा में आ जाएगा। आपको पता होगा ना कि गुना में है इधर जाता है तो बट्टा में आ जाता है, साइड चेंज होता है तो। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, ध्यान से देखिए 12,960 को 18 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ काटते हैं, ध्यान दीजिए, 12,960 को हम 18 से भाग देंगे, देखिए 18×95, 18×6 108, 18×7 126 होता है, 18×7 126, तो 129 है, इसमें 3 बचा, 3 पर 6 36 हो गया, 18 दूनी 36 और 0 है तो 0, तो 720 आ गया, कितना आ गया 720। आप 12,960 में अगर भाग दीजिएगा ना 18 से तो 720 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया लॉस कितना निकल गया आपका, लॉस बराबर हो गया आपका 720। ये भाग दीजिएगा ना 12,960 में 18 से तो 720 आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लॉस आ गया 720। ठीक है, अब हम लोग अगली प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए, ये आपके सामने प्रश्न संख्या 4 है। दो संख्याओं का मौसा 145 तथा उनका लौसा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये दो संख्याओं या मौसा या लौसा दिया रहे, या पहली संख्या दिया रहे या दूसरी संख्या ज्ञात करना है, या दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहे और लौसा दिया रहे तो मौसा ज्ञात करना है, या लौसा ज्ञात करना है तो मौसा दिया रहेगा। तो इस टाइप का जो प्रश्न आएगा ना वह सेम एक ही टाइप से बनता है जो प्रश्न संख्या 3 में हम लोग बनाए, ये प्रश्न संख्या 3 के जैसा है। ध्यान से देखिए, इसका फार्मूला होता है लौसा गुने मौसा। लौसा गुने मौसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए गुने बी। देखिए, ए हो गया पहली संख्या और बी हो गया दूसरी संख्या, तो ए गुने बी मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। अब लौसा की जगह हम लिखेंगे 2175। ध्यान से देखते रहिए, गुने मौसा है 145, तो लिखेंगे 145। और ए गुने बी, ए होता है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना दिया है 725, और गुने बी निकालना है, मतलब दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या क्या है बी है ना। अब बी को अकेला करेंगे, तो ध्यान से देखिए 2175 गुने 145। अब 725 गुना में तो कहाँ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, इधर बचेगा बी। ध्यान देखिए 725 से कट जाएगा 2175 तीन बार में, 725 तिया होता है 2175, तीन बार में कट गया, क्या बचा 3 गुने 145 बराबर बी। अब ध्यान से देखिए 3 गुने 145 कितना गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 435 बराबर बी। मतलब बी दूसरी संख्या था तो दूसरी संख्या कितना निकल गया 435। ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग अगला प्रश्न को करते हैं, प्रश्न संख्या 5 को। देखिए, ये आपके सामने 5वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया कर बताए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। ध्यान से देखिए, ये 5वां सवाल है। ठीक है, 7/80 है, लिख लेंगे 7/80। सबसे पहले चेक करेंगे कैंसिल होगा कि नहीं, भाग लगेगा कि नहीं, तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ये कट नहीं सकता है, 7 में और 80 में ये कट नहीं सकता है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए 7 को 7 लिखेंगे और 80 को ना 80 को तोड़ लेंगे। ध्यान से देखिए 80 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 से भाग देंगे, कितना लगेगा 40 बार में, फिर 2 से देंगे 20 बार में, फिर 2 से देंगे 10 बार में,
फिर 2 से देंगे 5 बार। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिए तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ध्यान से देखिए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 7 अब बट्टा 2 क्या हुआ है 4 गो, तो लिखेंगे 2 के पावर 4 गुना 5। अब ध्यान से देखिए अगर नीचे में 2 और 5 आता है, पावर से हमको कोई मतलब नहीं है। 2 के पावर 4 है, यहाँ 4 5 के पावर 3 है, उससे कुछ मतलब नहीं है। 2 और 5 में से कोई भी संख्या आ जाता है, सिर्फ 2 आ जाए या 5 आ जाए, 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो वह शांत नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 भी आया है 5 भी आया है, तो इसको हम कह सकते हैं शांत। क्या कह सकते हैं शांत। इसका वजह देते हैं कारण, क्योंकि इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां सवाल बन गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 6 है। बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया कर बताए कि 13/343 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ध्यान से देखिए, ये सेम प्रश्न संख्या 5 के जैसा है। ठीक है, हो सकता है कि उसमें आप नहीं समझे होंगे, तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ जाएगा इसमें। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो आपका परिमेय संख्या दिया उसको लिख लेंगे 13/343। अब ये चेक करना है कि ये कैंसिल हो सकता है क्या, कट सकता है। नहीं कटेगा तो इसको लिखेंगे इसे 13 देंगे, ऊपर वाला को जो है ऊपर में है 13 उसको वैसा ही लिखेंगे, अंश को ऐसा ही लिख देंगे, और हर को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 343 है, इसको तोड़ेंगे। ध्यान से देखिए 343 को तोड़ते हैं तो 7 से भाग लग जाएगा, इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से। 7 चौक 28 और 7 चौक 28 बचा 6, 6 पर 3 63, 7 नंबर 63, फिर से लग जाएगा 7 से, क्या बार में 7 बार में। तो इसको लिख सकते हैं 13/343 को क्या लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7। अब फिर से इसको लिखेंगे 13/7 3 गो है तो लिखेंगे 7 के पावर 3। अब ध्यान से देखिए, आपको बोले हुए थे कि अगर हर जो होता है, मतलब बट्टा में जो होता है, हर 2 और 5 या तो दोनों आ जाए 2 और 5, या 2 आ जाए केवल, या केवल 5 आ जाए, कोई तीसरा चीज़ नहीं आवे 2 5 के अलावा। अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा चीज़ आता है तो वो अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर 7 आया है, देखिए, तो ये हो जाएगा अशांत। लिखेंगे अशांत, इसका कारण लिखेंगे क्योंकि इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप का नहीं है। ठीक है, अगर 2 और 5 आ जाता, चाहे 2 ही आता या 5 आता या दोनों आ जाता, तो लिखते हैं शांत क्योंकि इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप का है, ये लिखते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, 2 और 5 आया ही नहीं है, 7 आ गया है, तो लिखिए अशांत क्योंकि इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप का नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। ठीक है, देखिए ये आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है। 0.6 के ऊपर एक रिंग है, को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। ध्यान से देखिए 0.6 उसके ऊपर एक रिंग दिया हुआ है, को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। ये आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछता है। ध्यान से देखिए उसको कैसे बनाएंगे। लिखेंगे माना कि, अब देखिए रेकरिंग का मतलब क्या होता है, पहले समझ जाइए रेकरिंग का मतलब क्या होता है।
जैसे लिखा है 0.6 के ऊपर रैंकिंग, तो इसका मतलब था 0.666 ये आता ही रहेगा, ठीक है। इसको इस तरह से डॉट डॉट में लिख देता है, मतलब 6 बार बार आएगा। रैंकिंग का मतलब ये होता है, जैसे हम लिखेंगे 0.5 के ऊपर रैंकिंग, तो इसका मतलब है 0.555, ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये होता है, तो ध्यान से देखिए, लिखेंगे माना कि x बराबर 0.666 इस तरह से, ठीक है, छोड़ देंगे इसे। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब ध्यान से देखते रहिए। अब 0.6 के ऊपर रैंकिंग है, मतलब 0 के बाद एक अंक है और उसके ऊपर क्या है, रैंकिंग है। तो अगर एक अंक के ऊपर रैंकिंग रहे तो उसको ना 10 से गुना करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करना है। अगर 2 अंक के ऊपर रैंकिंग रहता तो हम लोग 100 से गुना करते, अगर 3 अंक के ऊपर रैंकिंग रहता तो 1000 से गुना करते। ध्यान से देखिए, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर लिखें, तो x को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x। हाँ, इधर है ना 10 से गुना करेंगे तो एक पर एक 0 है, तो ये पॉइंट खिसक जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब समझिए अच्छे से। यहाँ पे जैसे 0.6 है, इसको हम 10 से गुना करेंगे ना, तो ये पॉइंट यहाँ पर खिसक जाएगा, मतलब हो जाएगा 6.666 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका 6 दशमलव मतलब 0.6666, ऐसे छोड़ देंगे इस तरह से। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.666 इस तरह से। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.666 इस तरह से। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए साइड चेंज हो जाता है ना, साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखिए, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो 10x में से x घट जाएगा तो बचेगा 9x बराबर, ये देखिए 0 हो जाएगा, ये 6, ये जो है 4 को 6, ये नीचा में 4 को 6, तो ये 0 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव, 6 में से 0 घटेगा 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 0 कह दिए, अगर हम 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 देते, फिर 6 में से 6 घटाएंगे 0 देते, फिर 6 में से 6 घटाते 0 देते, फिर 6 में से 6 घटाते 0 देते। तो 4 को 0 दीजिए या एक ठो 0 दीजिए, बात एक ही होता है, ठीक है। तो ये घटा है 4 को 6 में से 4 को 6, तो 0 हो गया। दशमलव है तो दशमलव, 6 में 0 हो गया 6। अब ये हो गया दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, मतलब 6 है उसको बोलेंगे, मतलब 9x बराबर 6। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे, ध्यान से देखिए, तो 6 अब गुना में 9 तो हो जाएगा बट्टा में 9, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो x का मान निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो x का मान आ गया 2/3, ठीक है। ये आपका सवाल बन गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। ये आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है, 0.16 है, ठीक है, 0.16, उसके ऊपर क्या है, रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। ध्यान से देखिए, इससे पहले जो हम प्रश्न देखे थे, प्रश्न संख्या 7, सेम प्रश्न है, उसमें ना एक अंक के ऊपर रैंकिंग था, लेकिन यहाँ 2 अंक के ऊपर रैंकिंग है। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। माना कि x बराबर मानेंगे, ध्यान से देखते रहिए, तो 0.16 का के ऊपर रैंकिंग का मतलब क्या होता होगा, 0.1616, बार बार यही आएगा, 16 यही सब आएगा,
इस तरह से छोड़ देंगे। रैकरिंग क्या मतलब है, जिस अंक के ऊपर रैकरिंग होता है वो बार बार वही संख्या आएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब लिखते हैं दोनों तरफ अब ध्यान से देखिए, आपको हम बोले हुए थे कि एक अंक के ऊपर रैकरिंग रहेगा तो 10 से गुना होगा, लेकिन यहाँ पर 2 अंक के ऊपर रैकरिंग है तो 100 से गुना होगा। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो ध्यान से देखिए, तो 100 से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा 100x। इधर क्या होगा, 1 पर 2 को जीरो है तो पॉइंट 2 अंक के बाद हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 16.161616 इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 -1 करते हैं। और अब समीकरण 2 क्या है, 100x बराबर 16.161616 इस तरह से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, इधर है x, इधर है 0.161616 इस तरह से। देखिए साइन चेंज करते हैं तो हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखिए कि 100x में से x घटेगा तो 99x हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जितना है ये 16 16 16 में 16 16 16 इस तरह से घटा देंगे तो 1 जीरो होगा, ठीक है। बार बार हमको जीरो नहीं लिखना है, 6 में 6 गया जीरो, 1 में से गया जीरो, 6 में 6 गया जीरो, नहीं, ये पूरा जीरो हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव, 16 में से जीरो घटेगा तो 16 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से x का मान निकालेंगे। देखिए उसको पहले लिख लेते हैं इस तरह से, 99x बराबर ये हो गया 16, क्या हो गया 16, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जीरो रहता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 16/99 हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये सवाल था आपका, ठीक है, जो बन गया, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो कैसे बनेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे आएगा 0.3 के ऊपर रैकरिंग, इसको बोलेगा p/q के रूप में लिखने के लिए, मतलब परिमेय संख्या। कुछ नहीं कीजिएगा, जिसके ऊपर रैकरिंग है उसको ऐसा ही लिख लीजिएगा 3। एक अंक के ऊपर रैकरिंग है तो 1/9 दीजिएगा, एक कैंसिल होगा, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे आएगा 0.7 के ऊपर रैकरिंग तो कुछ नहीं करना है, 7 लिखना है, एक अंक के ऊपर रैकरिंग है तो 1/9 दे देना है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अभी आप देखे हैं कि 0.16 के ऊपर रैकरिंग था, तो इसको क्या करेंगे, 16 है तो 16 लिखेंगे, ठीक है। और दो अंक के ऊपर रैकरिंग है तो 2 अंक के ऊपर रैकरिंग था तो 2/9 देना है नीचे में, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखते रहिए, जैसे आएगा 0.5 के ऊपर रैकरिंग तो कुछ नहीं करना है, 5 लिख के, एक अंक के ऊपर रैकरिंग है तो बट्टा में 1/9, 2 अंक के ऊपर रैकरिंग है तो बट्टा में 2/9। तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। देखिए ये आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है। सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय बोल रहा है तो हम उल्टा मानेंगे, परिमेय मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, √2 को बराबर कर लेंगे p/q के। क्यों किया ऐसा, क्योंकि परिमेय संख्या माने तो √2 को परिमेय संख्या माने तो √2 को हम p/q के रूप में दिखा सकते हैं परिमेय संख्या को। लिखते हैं जहाँ pq कोई पूर्णांक है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं, जहाँ PQ कोई पूर्णांक है जिसका कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये चीज़ हुआ कि P में और Q में ऐसा कोई संख्या नहीं है जो P में भी है और Q में भी है, ठीक है। हाँ, एक एक तो रहता है, एक को छोड़ करके ऐसा कोई संख्या नहीं है जो P में भी है और Q में भी है। वही लिखे हैं जहाँ PQ कोई पूर्णांक है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ध्यान से देखिए, अब लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो √2 के वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और P/Q के भी स्क्वायर करेंगे। ध्यान से देखिए, तो √2 का हो जाएगा 2, ये निकलेगा P² बट्टे Q², अलग अलग कर दिए हैं। ध्यान से देखते रहिए। अब इसको क्या करते हैं, P² को 1 से गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा P², ये हो जाएगा 2Q², ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ध्यान से देखते रहिए। लिखते हैं P बराबर सम संख्या। ऐसा क्यों लिखें, तो P का जो मान है यहाँ देखिए, P² बराबर 2Q², तो P जो है यहाँ 2 है, इसके लिए लिखते हैं P बराबर सम संख्या, ठीक है। अब अपना मन से मान लेते हैं, ठीक है, मन से, ठीक है, कि माना P बराबर, P का मान मानते हैं तो 2 है तो 2 मानते हैं, M मान लेते हैं, ठीक है। माना P बराबर 2M, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब P का मान 2M रखेंगे कहाँ पे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है देखिए, तो P² बराबर 2Q², अब P की जगह 2M रखना तो लिखिए 2M², तो स्क्वायर दीजिए, बराबर 2Q²। ध्यान से देखते रहिए, तो हो जाएगा 4M² बराबर 2Q², ये दूसरे 4 कटेगा 2 बार में, तो हो जाएगा 2M² बराबर Q²। इसको सीधा से लिखते हैं, थोड़ा इसको इस साइड, तो लिखेंगे Q² बराबर 2M²। ध्यान से देखते रहिए, तो यहाँ पर जो Q का मान आया है, Q बराबर कैसा संख्या 2 है, तो लिखेंगे Q बराबर सम संख्या। ध्यान से देखिए, लिखते हैं सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। ध्यान से देखिए क्या लिखें, सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। अब लिखेंगे यहाँ PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ध्यान से लिखें, ध्यान से देखिए यहाँ क्यों लिखे हैं, यहाँ PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए P में भी यहाँ 2 आया है, Q में भी यहाँ 2 आया है, इसलिए लिखे हैं यहाँ PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः हमारी मान्यता गलत है। देखिए गलत इसलिए हो गया है कि यहाँ पे हम लोग लिखे हुए थे कि PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पे आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, तो इसका मतलब जो हम माने हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या गलत माना गया है, तो वही लिखा, तो हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है। सिद्ध करें
3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए कि इसको कैसे बनाएंगे। लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या r है। r के जगह आप m भी मान सकते हैं, n भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने लिखा माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या r है। अब देखिए परिमेय संख्या r मान लिए, तब क्या करेंगे, 3 + 2√5 को r के बराबर करेंगे, क्या कि परिमेय संख्या r मान लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे √5 को सिंगल कर देना है, अकेला कर देना है, ठीक है। तो √5 को सिंगल कीजिए, तो पहले 3, ये जो 3 है इधर जाएगा, तो 2√5 बचेगा। ये r पहले से 3 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 2 को भी यहाँ से हटाते हैं तो √5 बच जाएगा। r - 3 पहले से 2 गुना में तो कहाँ आएगा, बट्टा में आ जाएगा। 2 कहाँ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। ध्यान से देखते रहिए। तो ये हो जाएगा √5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r/2 - 3/2, क्या कि अलग अलग हम लिख सकते हैं। अब देखिए लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और r/2 - 3/2 एक, देखिए ये जो है r/2 - 3/2 ये परिमेय संख्या का अंतर है। तो परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो परिमेय संख्या ही आएगा। तो वही लिखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और r/2 - 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए ये परिमेय संख्या का अंतर है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय ही संख्या तो होगा, ठीक है। तो लिखे √5 एक अपरिमेय संख्या है और r/2 - 3/2 एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। तो वही लिखिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो दोनों बराबर कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब गलत हो गया है, ठीक है। तो वही लिखते हैं संभव नहीं है, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। अब लिखते हैं अतः हमारी मानता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए क्या था, 3 + 2√5, इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये भी सिद्ध हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। वास्तविक संख्या के 2 अंकों वाले जितना प्रश्न था सभी को बता दिए, ठीक है।